डियर स्टूडेंट बखैर रागले। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम 2020 का पास पेपर कवर करेंगे और ये इनका पार्ट सेकंड है। ठीक है, इसका पार्ट फर्स्ट इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर मैंने लिंक गिवन होगा पार्ट सेकंड का। ठीक है, या अगर आप पास पेपर का मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। उसके अंदर भी ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है पास पेपर के हवाले से। ठीक है, वो सब कंबाइन आपको मिल जाएंगे वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में। यहाँ पर पहला सवाल ये है कि ऑन सेलिंग अ चेयर फॉर RS720 अ मैन को जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है 25%। टू गेन 25% इट मस्ट बी सोल्ड फॉर। ठीक है ना, यानी यहाँ पर वो कह रहा है वो इसकी सेलिंग प्राइस बेसिकली क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, कि हमें सेलिंग प्राइस बताओ, अगर वो गेन किसके ऊपर सेलिंग प्राइस बताओ, अगर वो 25% गेन के ऊपर हमें इसकी सेलिंग प्राइस बताओ। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है फार्मूला है। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस का एक फार्मूला आपके पास क्या करे वो नोट करें। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप डे स्टूडेंट्स जो मैथ्स का, ठीक है ना, ZBL मैथ्स का जो प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर आप जाएगा, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी इसकी तरफ इस तरह के सवाल मैंने ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें सेलिंग प्राइस का फार्मूला डिस्कशन किया है। ये आपने फार्मूला आपने याद रखना है 100% प्लस गेन। ठीक है ना, गेन या जो भी है लॉस परसेंटेज, अगर आप लॉस है तो आपने लॉस का करना है, लेकिन लॉस की सूरत में फिर आपका यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर प्लस माइनस लिख रहा हूँ। ठीक है, और अगर गेन होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर प्लस लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। और फिर क्या होगा नीचे, क्या होगा नीचे आपका 100 मल्टीप्लाई होगा, और क्या होगा यहाँ पर क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। अब देखो ये फार्मूला है, ठीक है, लेकिन वो क्या पूछ रहे हैं टू गेन 25%, यानी वो गेन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फार्मूला आपका फिर क्या होगा, ये गेन वाला लगेगा। ठीक है ना, ये 100% प्लस क्या होगा गेन, क्या होगा परसेंटेज होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका 100 होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपका CP आएगा। ठीक है, ये फार्मूला मैंने एक जनरल फार्मूला बताया कि अगर लॉस होगा तो फिर यहाँ पर माइनस लगेगा, अगर गेन होगा तो यहाँ पर प्लस लगेगा। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। लेकिन सवाल में देखो यहाँ पर लिखा है कि अगर गेन 25% हो रहा है तो अब इसके ऊपर मुझे ये कितने इसके ऊपर वो सेल करेगा। यहाँ पर फार्मूले में वो कह रहे हैं कि हमें 25%, ठीक है ना, 25% के ऊपर सेलिंग प्राइस बताओ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टू गेन 25% इट मस्ट बी सोल्ड फॉर। ठीक है ना, तो अगर वो 25% के ऊपर सेल करना चाहते हैं, गेन के ऊपर 25% गेन के ऊपर सेल करना चाहते हैं, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये, लेकिन देखो इसमें कॉस्ट प्राइस क्या है वो हमें गिवन नहीं है। कॉस्ट प्राइस वो होती है जिसके ऊपर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस वो होती है जिसके ऊपर हम कोई चीज़ बेचते हैं। ठीक है, मार्केट में। तो देखो इस फार्मूले में इस सॉरी जो हमें क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर कहीं भी कॉस्ट प्राइस हमें गिवन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर वो सेलिंग प्राइस की बात करेगा, वो 720 के ऊपर सेल करे तो मैन को इतना 25% लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम कॉस्ट प्राइस को हम पहले मालूम करेंगे। ठीक है, अब डेस्टूडेंट कॉस्ट प्राइस क्या होता है, देखो डेस्टूडेंट्स ये इस तरह मालूम करेंगे कि देखो, अच्छा ऊपर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑन सेलिंग अ चेयर फॉर RS720 अ मैन लॉसेस 25%। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वो सेलिंग प्राइस वो बता रहा है, वो कितना बता रहा है, ये बता रहा है 720। ठीक है, ये ऊपर यहाँ पर, और मैन लॉसेस 25%, और इनको लॉस कितना पड़ रहा है वो 25% पड़ रहा है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस का जो लॉस के केस में फार्मूला कौन सा है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस का लॉस कैसे क्या मैंने क्या बताया कि 100 लगेगा, और चूँकि यहाँ पर लॉस है तो हम माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा लॉस परसेंटेज होगा, डिवाइड बाय क्या होगा 100 होगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपका CP आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, ये फार्मूला होगा। ठीक है, अब ये देखो लॉस परसेंटेज कितना है वो 25% हम लगेंगे, और CP कितना है वो 720 है, तो हमने यहाँ पर 720 लिख दिया CP की जगह, यहाँ पर हमने 100 कर दिए, और ये क्या है लॉस परसेंटेज कितना है वो 20 है, 25 है, तो हमने क्या किया बेसिकली उनको 25 लिख दिया है। ठीक है, और नीचे क्या आ गया आपका 100 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय CP को तो हमने फाइन करना है ना, वो तो हम इस फार्मूले में गिवन नहीं है, तो मैंने कहा इसको हमने फाइन करना है। ठीक है, इन डेटा को जो ऊपर हमें गिवन है, सवाल में गिवन है, इस डेटा को यूज़ करते हुए, ये ऊपर वाला डेटा, इस डेटा को यूज़ करते हुए हम CP हम मालूम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये इक्वेशन के दूसरे साइड पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 इक्वेशन की दूसरी साइड पे ये जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर 100 में से 25 माइनस हो गया तो क्या हो गया 75 आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा CP आ गया।
ठीक है। हमने CP फाइन करनी है तो आपको इसको इस साइड पे छोड़ देंगे और वो क्या करेंगे 720 आ गया मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा और डिवाइड किसके ऊपर करेंगे 75 के ऊपर, इसके ऊपर हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, जब हम इसको वो करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 960 आएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई हमारे पास, वो 960 आ गई है। ठीक है, तो सिंपली हम इस फार्मूले में हम पुट करेंगे और हम फिर क्या करेंगे, सवाल में क्या पूछा है, तो गेन 25% इट मस्ट बी सोल्ड फॉर। ठीक है, यानी 25% के ऊपर वो बता रहा है कि हमें क्या बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो CP हमने यहाँ पर फाइन किया है वो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर फुट करेंगे और गेन कितना की होना है, ज़ाहिर है उसने खुद सवाल में दिया है, तो गेन 25%, वो क्या होगा हमारे पास, गेन की जगह यहाँ पर इसकी जगह 25% आ जाएगा। ठीक है, और हमने आंसर को कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर दोबारा डेस्टून इसको लिखता हूँ, CP क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, प्लस क्या होगा, गेन परसेंटेज आएगा। ठीक है ना, गेन परसेंटेज आएगा, डिवाइड बटे 100 आएगा और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपका, कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने मालूम किया वो क्या है 960 है और गेन कितना है वो खुद बता रहे हैं, टू गेन 25% मस्ट बी सोल्ड फॉर। ठीक है, तो मतलब ये है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि गेन कितना है, वो 25% है, वो 25% की गेन के ऊपर वो सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है। और इसके पास CP हमने खुद क्या किया, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, वो क्या कि पीछे जो हमने कैलकुलेट किया वो 960 रुपीज़ आ गया है। तो सिंपल इस फार्मूले में पुट करो, CP हमारे पास इक्वल आएगा 100 आएगा, प्लस गेन परसेंटेज कितना है वो 25% और 25 है, डिवाइडेड बाय क्या होगा वो 100 होगा और मल्टीप्लाई बाय CP हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट किया वो कितना आया पीछे, वो 960 आया है। ठीक है, तो सिंपल इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। 100 प्लस 25 कितना आ गया, ये 125 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, ये 960 आ गया। ठीक है, देखो ज़ीरो ज़ीरो के साथ कट गया, ये 10 रह गया, तो ये क्या हो गया, 5 दूने 10 आ गया, ये 5 दूने 10 और 5 5 25, 25 के ऊपर सॉरी 5 के ऊपर हमने काट दिया। ठीक है, 5 दूने 10 और ये 25 के ऊपर हमने इसको काट दिया। फिर क्या गया, इसको 2 नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, 2 4 8 हो गए और 2 8 क्या हो गया आपके पास 16 आ गया। को ऊपर क्या रह गया, ऊपर हमारे पास 25 रह गया है ये वाला, और एक और क्या रह गया हमारे पास 48 रह गया। ठीक है, यानी क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 1200 रुपीज़ क्या आ गया। मतलब ये है कि अगर मैं क्या करूँ, इसको 25% क्या करूँ, गेन के ऊपर मैं सेल करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या आएगी, मेरे पास सेलिंग प्राइस 1200 रुपीज़ आएगी, वो खुद सवाल में इसने पूछा है। ठीक है, अगर मैं गेन 25% हासिल करना चाहता हूँ तो मैं इसकी कितने ऊपर मैं इसको सेल करूँ, इट मस्ट बी सोल्ड फॉर। ठीक है, तो वो क्या करें, उसको 1200 के ऊपर इसको सेल करना चाहिए होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन है और ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, का क्वेश्चन मैं दोबारा बता दूं, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, आप लाजमी तौर पर देख लें। ठीक है ना, मैंने एक प्लेलिस्ट का नाम है और क्या ZTBL मैथ्स है। ठीक है ना, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने मैथ्स के ऊपर बहुत अच्छी वीडियोस मैंने बनाई है, वो आप लाजमी तौर पर जना वो देख लें, फार्मूलेज है वगैरह है वो इनको जना वो आप नोट डाउन करें। ठीक है, ये पूछा गया था कि रेहान ऑर्डर्ड अ कार वर्थ RS, उनकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, एक्चुअल प्राइस कितनी थी, वो 6 लाख थी। ठीक है, एंड वाज गिवन अ डिस्काउंट गिवन डेट ही पेड RS 57 जो है ना सॉरी 5,70,000 रुपीज़ फॉर दिस न्यू कार। ठीक है, तो इसने 6 लाख का ख़रीदा था, उसकी एक्चुअल वर्थ थी। ठीक है, एक्चुअल वर्थ, और उनको डिस्काउंट मिलने के बाद उसने कितने पेमेंट किए हैं, उनको उसने जो है ना 5,70,000 रुपये क्या कि उसकी पेमेंट की है। ठीक है, डिस्काउंट मिलने के बाद, तो वो बता रहे हैं कि कैलकुलेट परसेंटेज डिस्काउंट ही रिसीव। ठीक है ना, यानी वो क्या है, वो परसेंटेज डिस्काउंट की वो बेसिकली क्या है वो बात कर रहा है। ठीक है, वो हमें बताओ। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट वही बात है कि इनका आपने क्या करना है, ये जो मैंने पहले बताया था। ठीक है ना, मैंने कहा कि ऊपर डिफरेंस लेंगे, नीचे क्या होगा आपकी जो ओरिजिनल, ठीक है ना, आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी। ठीक है ना, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब मुझे ये बताएं, तो अब ये देखो 6 लाख है और ये 5,70,000 है, उनका डिफरेंस कितना बनता है, इनका डिफरेंस बनता है 3 लाख रुपया। ठीक है, सॉरी 30,000 रुपया। ठीक है, 30,000 रुपया, तो इसको हमने क्या किया, ऊपर लिख दिया 30,000 रुपये को। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी आप मुझे बताएं, देखो उनकी एक्चुअल वैल्यू वो 6 लाख थी। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, 6 लाख को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 6 लाख को नीचे लिखेंगे, ये उनकी ओरिजिनल वर्थ थी, उनकी ओरिजिनल प्राइस थी। मैंने कहा बताया था कि ओरिजिनल वैल्यू या प्राइस को हम नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपली हमने इन दोनों का 6 लाख और 5,70,000 का डिफरेंस लिया, वो हमने डिफरेंस ऊपर लिख दिया, 30,000 बन गया, नीचे ओरिजिनल प्राइस 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 है, ठीक है। तो ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 ऊपर ज़ीरो हो गए और ये 4 क्या हो गया, नीचे ज़ीरो कट गए, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया और ऊपर कितना क्या रह गया, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 रह गया और नीचे क्या आगे रह गया, 6 रह गया, ये वाला। इसको फिर हम काट देते हैं, 3 कम 3 और 3 दूने 6, ठीक है, और 2 कम 2, 2 5 10। इसका मतलब ये होगा कि हमें डिस्काउंट कितने पर वो मिला, वो हमें उनको 5% का बेसिकली क्या हो गया, उनको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है ये, ठीक है। तो आपका क्या होगा, जो परसेंटेज डिस्काउंट उसने फाइंड किया ना वो बताओ ये, तो अब वो हमने फाइंड कर दिया, तो इसका आंसर क्या बनता है, वो 5% बनता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सवाल जो जॉब रिलेटेड पार्ट से पूछा गया था, ठीक है ना, 2020 के पेपर में आया था, द लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस इस, ठीक है। और आज जो वीडियोस जो इस बैच के लिए मैंने रिकॉर्ड किए हैं उसके अंदर भी मैंने ये डिस्कस किया था, ठीक है। तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर जो एक्सपेंस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, वो कौन सा है, वो पहला है सेल एक्सपेंस है, तो ये नहीं है। एमोटाइजेशन एक्सपेंस है, एमोटाइजेशन एक्सपेंस क्या होती है डियर स्टूडेंट, जब आपकी इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप छू नहीं सकते, ठीक है ना, इंटेंजिबल यानी क्या है, जैसे आपका पेटेंट राइट हो गया जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। और आपका जो ना पेटेंट राइट हो गया, आपका कॉपी राइट हो गया, ट्रेड मार्क हो गया, ये सारे क्या हो जाती है आपकी इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोलेक्टिवली कहा जाता है। और ये क्या है, ये इंटेंजिबल एसेट्स है, इनकी जब वैल्यू में कमी आ जाती है उनको अमोर्टाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, रेंट एक्सपेंस भी, ये भी मेजर एक्सपेंस नहीं है, लार्जेस्ट एक्सपेंस नहीं है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, बल्कि डी क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। यानी क्या है, जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, COGS, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो जाता है, ये बिज़नेस के बेसिकली क्या है, सॉरी ये बिज़नेस के डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। बिज़नेस के डायरेक्ट बेसिकली क्या है, वो एक्सपेंसेस है, ठीक है। बिज़नेस से कोई रॉ मटेरियल ख़रीदना है, उसको ज़ाहिर है उसके लिए उनको पेमेंट करनी है, ये बिज़नेस का क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर आती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बिज़नेस से कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है ना, कोई बिल्डिंग का रेंट हो गया, फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट हो गया, वहाँ पर यूटिलिटी बिल्स हो गए, ये सारे क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर बेसिकली क्या वो आ जाते हैं। वहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं, उनका जो है ना वो वेजेस है या जो सैलरी है, वो सारे क्या आ जाते हैं, सारे बिज़नेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और रॉ मटेरियल जो बिज़नेस ख़रीदता है, ठीक है ना, तो ये भी केस के ऊपर जो एक्सपेंसेस बिजनेस इनकर करते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली पुट क्या है, उसको सिंपली क्या है कि वो बिज़नेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है बिज़नेस का लार्जेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का लार्जेस्ट क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। फिर ये नेक्स्ट एग्रीकल्चर पार्ट से आया था कि येलो कलर इन ट्यूमरिक, ठीक है। ट्यूमरिक बेसिकली एक पाउडर होता है, ठीक है ना, ट्यूमरिक एक पाउडर होता है जो कि प्लांट से जो ना ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है ना। और ये बेसिकली कुकिंग में बेसिकली क्या हो जाता है, एज ए जो है ना वो फ्लेवर के तौर पर क्या होता है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, येलो कलर इन ट्यूमरिक इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, उनका करेक्ट ऑप्शन क्या है, CURCUMIN, करकोमीन जो है ना बेसिकली वो इनकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाता है, उनका जो येलो कलर होता है, ठीक है। तो ये क्या करेक्ट ऑप्शन है। पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप्स, कॉटन है, अरहर है या पता नहीं क्या इसका नाम है, अरहर है, ठीक है और क्या है, मेज़ है और नन ऑफ दी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कॉटन हो गया, मेज़ हो गया, अरहर हो गया तो ये सारे डेज क्या है ये सारे ख़रीफ क्रॉप्स है, ठीक है। इसमें से कोई भी ये रबी क्रॉप नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी क्या होगा, वो नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। अब डेट ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं लगा दूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने दोबारा लिखी हुई है कि रबी क्रॉप्स के अंदर क्या चीज़ आ जाती हैं, वीट आ जाता है, मेज़ आ जाता है, टुबैको, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है।
टोबैको आ जाता है, ओनियन आ जाता है, पोटैटो आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है, और ये गार्लिक जिसको अदरक कहती हैं, ठीक है, फिर ग्राम आ जाता है, और फिर बारले आ जाता है। ये सारे के सारे क्या एडिशन, ये रबी क्रॉप्स है, ये सारे आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो साथ मैंने खरीफ क्रॉप्स भी लिखे हैं आप लोगों के लिए। वो क्या है, कॉटन है, राइस है, शुगर केन है, जवार है, JOWAR है, बाजरा है, मूंग है, माश है, लेंटिल जिसको मसूर कहते हैं, अरहड़ है या उड़द URAD, ये सारे के सारे एडिशन किया है। और साथ ये है सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली ये खरीफ क्रॉप्स है, ठीक है। ये सारे जो मैंने बताए आपकी फिंगरप्रिंट पे होने चाहिए, इसमें हर साल MCQs लाजमी आती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप जो है ना लेक्चरर कॉमर्स हो गया, सीनियर ऑडिटर हो गया, अकाउंट ऑफिसर हो गया या ऑडिट ऑफिसर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो गया या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स हो गया, तो चाहे वो PPSC के थ्रू आती हो, NTS के थ्रू आती हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई जॉब्स आती हो इनसे रिलेटेड, तो इसकी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं बेसिकली इनकी क्लासेस में उनको ऑफ़र करता हूं, ठीक है। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना बेसिकली डेमो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे पढ़ाने का तरीका कैसे है, मैं कैसे पढ़ाता हूं, ठीक है। तो वो लेक्चर आप ज़रूर जो है ना वो देख लीजिएगा, मेरे डेमो लेक्चर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। फिर आ जाती हैं लेयरिंग इज़ यूज़फुल फॉर प्रोपेगेशन ऑफ, ठीक है, ये एग्रीकल्चर पार्ट से पूछा गया था, ठीक है। तो लेयरिंग बेसिकली एक टेक्निक होती है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर का जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड है ना वो उनको बेहतर समझा सकते हैं, ठीक है। मैं तो मैनेजमेंट साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, वो कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से वो समझा सकते हैं, ठीक है। तो लेयरिंग इज़ यूज़फुल फॉर प्रोपेगेशन ऑफ रोज़, गार्लिक, लेमन, शुगर केन, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या था, वो रोज़ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया था दी टर्म सॉइल इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सॉइल इम्प्रूवमेंट रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सॉइल इरोजन, सॉइल डेपोजिशन, सॉइल गेटिंग वेरी डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, या सॉइल गेटिंग इनरिच्ड विद प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, वो सी ऑप्शन था, ठीक है, सॉइल गेटिंग वेरी डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है। रिजोबियम है, ब्लू, ग्रीन, एल्जाई और एजूला, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, ऑल ऑफ द अबाउट, ठीक है। ये सब एज ए बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। फिर ये सवाल पूछा गया था और आपको ऑप्शन गिवन थे, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग मीन्स, तो मैंने ये डिफिनीशन लिखी है कि ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियस, यानी एक ही टाइम पे, ठीक है ना, इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में इंडिफिनिट रो पे, एक ख़ास पैटर्न में जब आप क्या करते हैं, 2 या 2 से क्रॉप्स क्या है सेम टाइम पे जब आप ग्रो करते हैं सेम फील्ड में, तो उस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहा जाता है, उनको इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक है। सेम फील्ड में हो, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स हो, सेम टाइम पे वो ग्रो करें, और वो क्या करें, एक ख़ास किस्म का क्या होता है, वो एक रो पैटर्न क्या करते हैं, पैटर्न क्या करता है, उनको फॉलो किया जाता है, ठीक है इसमें। लेकिन इसके अलावा इसमें एक और मैंने चीज़ बता दी, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, वो है मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। वो क्या हो जाती है, ये होता है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर डिफरेंट क्रॉप्स है साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड बट विदाउट डेफिनेट पैटर्न, यानी लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, कोई किस्म का ख़ास किस्म का पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है, नाम से भी ज़ाहिर है मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। यानी क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि देखो ये एक क्रॉप जो ना उन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक रो में क्या किया, उन्होंने ग्रो किया, फिर सेकंड ग्रो में इसने सेकंड रो में इसने कोई और क्रॉप जो ना एक क्या किया, इसने ग्रो किया, फिर थर्ड रो में इसने कोई और क्रॉप क्या किया, इस तरह ग्रो किया, ठीक है। लेकिन चूंकि मिक्स में क्या होता है, उसमें क्या होता है, कोई डेफिनेट पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है ना। ये देखो ये इस तरह क्या हो जाता है, मिक्स क्या होता है, कोई हर चीज़ क्या होता है, ग्रो किया जाता है, ठीक है ना। सारे क्या हो जाते हैं, मिक्स क्या होते हैं, क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। कोई ख़ास किस्म का पैटर्न जो रो पैटर्न है वो फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि सारे मिक्स क्या होते हैं, वो ग्रो किए जाती हैं, ठीक है, और कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये आपका मिक्स क्रॉपिंग होता है, और ये जो एक ख़ास किस्म का रो पैटर्न फॉलो किया जाता है वो क्या हो जाता है, वो आपकी इंटर क्रॉपिंग होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर ये सवाल पूछा गया था कि कौन सी कंट्री है, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले क्या था, पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था, ठीक है ना।
पाकिस्तान को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, वो कौन सा कंट्री था? तो डियर स्टूडेंट वो बेसिकली क्या था, ईरान था। ये सवाल आपका जीके से पार्ट से आया था, ठीक है। अच्छा, फिर पाकिस्तान जो है ना वो कौन से दो कंट्रीज है जिनको पाकिस्तान क्या है रिकोगनाइज़ नहीं करता, ठीक है ना, यानी पाकिस्तान तस्लीम नहीं करती। मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ दे देता हूँ, ठीक है। जिनको क्या है पाकिस्तान रिकोगनाइज़ नहीं करता, नॉट रिकोगनाइज्ड बाय पाकिस्तान, उसमें सबसे पहले क्या है, एक इसराइल है और एक क्या है, आर्मीनिया है, ठीक है ना, आर्मीनिया। ये दो कंट्रीज़ है यूएनओ के जो मेंबर्स है जिनको पाकिस्तान क्या है उनको रिकोगनाइज़ नहीं करता है, ठीक है। और फिर क्या था, कौन सा कंट्री था जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में एम्बेसी, ठीक है ना, एम्बेसी क्या कहता है, ओपन किया था, ठीक है ना, एम्बेसी। वैसे इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में अपना जो एम्बेसी है डियर स्टूडेंट्स वो ओपन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एम्बेसी, सॉरी EMBASSY, ठीक है, एम्बेसी। तो वो भी कंट्री क्या था, वो ईरान ही था, ठीक है ना, ईरान वो फर्स्ट कंट्री था, ठीक है ना, फर्स्ट कंट्री था जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले क्या था अपना एम्बेसी किया था, वो उन्होंने ओपन किया था, वो ईरान था, ठीक है। अच्छा, और फिर कौन था हेड ऑफ़ द स्टेट, ठीक है ना, ये भी मैं आपको बता देता, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, हेड ऑफ़ स्टेट था, ठीक है ना, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का विज़िट किया था, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या था, इंडोनेशिया, ठीक है ना, इंडोनेशिया क्या था, NESIA, इंडोनेशिया का बेसिकली प्रेसिडेंट था, ठीक है ना, उसका नाम था बेसिकली सुकारनो, SUKARNO, ठीक है ना। उन्होंने सबसे पहले 1950 में 30 जनवरी, ठीक है ना, 30 जनवरी 1950 में सबसे पहले क्या था, एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट ऑफ एनी कंट्री उन्हें पाकिस्तान का विज़िट किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल ये पूछा था कि इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 5000 रुपीज़ एंड नेट प्रॉफिट इज़ 55% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट द एक्सपेंसेस इज़, ठीक है, ये आपको ऑप्शन गिवन थे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली क्या हो जाता है, पहले सेल्स होता है या रेवेन्यू होता है, ठीक है ना, उसमें से बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की जाती है, मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने मल्टीपल टाइम्स ये बताया है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाती है, ठीक है। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या करते हैं, एक्सपेंसेस बेसिकली क्या है वो माइनस करते हैं, ठीक है ना। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाता है, ये बेसिकली आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना, बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। बार बार आपसे एमसीक्यूज में आ जाता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है बिज़नेस का, ये क्या चीज़ है, तो आपने या एसेट है, तो ये क्या है, बिज़नेस का ये एक्सपेंस है, ठीक है। ये भी हमसे क्यूज आया था 2020 के पास पेपर में, ठीक है। और फिर क्या है, और ये एक्सपेंसेस कौन से, ये इनडायरेक्ट बेसिकली क्या है, बिज़नेस के एक्सपेंसेस है, ठीक है। जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं तो सिंपली, ठीक है ना, ये मैं बिल्कुल सिंपलीफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। तो फिर क्या आ जाता है, आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाती है, ठीक है ना, इसको नेट इनकम भी कहा जाता है, प्रॉफिट भी कहा जाता है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है ना। इसको नेट इनकम या इसको नेट प्रॉफिट भी कहा जाता है, ये सारे साइनों में से यूज़ किए जाते हैं, कहीं कहीं पे नेट प्रॉफिट कहा जाता है, कहीं पे नेट इनकम कहा जाता है, ये एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस इनकम है, ठीक है ना, ये एक ही बात है, ठीक है, साइनों में से ये यूज़ किए जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट ने इसने ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, वो 5000 है, ठीक है। इसको हम यहाँ से सवाल को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। ये जो मैंने बताया ना, ये क्या होता है, हम जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट होंगे उनको ये पता होगा, ठीक है ना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक इनकम स्टेटमेंट है वो इस तरीके से बनाई जाती है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल बता दी है, ठीक है। और इसके अंदर तो बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, ग्रॉस हम यहाँ से शुरू करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट उसने क्या दिया है, उसने 5000 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है। अब इसने क्या कि यहाँ पर एक्सपेंसेस वो खुद पूछा है कि बताओ कि एक्सपेंसेस बताओ कि इसके एक्सपेंसेस कितने बिजनेस ने इनकर किए हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस का तो हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन साथ साथ इसने क्या किया है, मैंने क्या बताया था, इसने नेट इनकम दी है, ठीक है, नेट इनकम दी है, ठीक है ना, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट दिया है। वो कितना दिया है, वो इसने दिया है कि आपके पास नेट प्रॉफिट क्या है, वो इस 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ज़ाहिर है देने का आपका जो नेट इनकम है वो 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी नेट इनकम फिर क्या होगी, ये 25%
25% ऑफ क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे हम 5000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी 25% को हम 5000 के साथ क्या करेंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, नेट इनकम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। हम 25% है, ठीक है, 25% को हम 5000 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1250 के आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया, ये हमारे पास नेट सॉरी जो नेट इनकम हमारे पास आ गई है, ठीक है, इसकी अमाउंट हमारे पास आ गई, ठीक है। तो सिंपली इज़ दैट हमने इसको कैलकुलेट किया, ये हमारे पास क्या आ गया 1250 आ गया, ठीक है। तो सिंपली क्या है डियर, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट इनकम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, वो एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। तो अब क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपका क्या होगा, नेट इनकम, ठीक है ना, ये आप क्या करें माइनस करें। जब 5000 में से हम माइनस करेंगे 1250, तो हमारे पास क्या 1250 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 3750 क्या होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये RS आ जाएगा, ठीक है, रुपीज़। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये बिज़नेस के एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है ना। तो ये ठीक है डियर, तो हमने इस तरह क्या किया, वो हमने आंसर कैलकुलेट किया है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि नेट इनकम हमने 1250 कैसे फाइंड किए, क्योंकि वो सवाल में ख़ुद कह रहा है कि नेट प्रॉफिट इज़ 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ज़ाहिर है फिर क्या होगा, हम ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें गिवन है 5000 है, उसका हम क्या करेंगे 25% लेंगे, ठीक है। ये क्या है 25% हम इनका लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी नेट इनकम की 1250। तो हम क्या करेंगे उसको 1250 में से जब हम क्या करेंगे उनको माइनस करेंगे 5000 से, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सपेंसेस की इनकम कितनी आ गई 3750 की आ गई, ये हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई है एक्सपेंसेस की, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको मेन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं ना, तो मैंने जॉब रिलेटेड के ऊपर मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा। तो आपको बकिया जो लेक्चर्स है, ठीक है, पूरा सिलेबस में जितना भी जॉब रिलेटेड पार्ट है वो मैंने सारे डिस्कस किए उसमें, ठीक है। फिर ये सवाल पूछा गया था कि कन्वर्जन कॉस्ट इज़ इक्वल टू, ठीक है ना, डायरेक्ट लेबर, और फिर इसके अंदर ये इसने ऑप्शन शामिल किया, ये मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ इस वीडियो में, लेबर है, मटेरियल है, तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था कि आपका जो कन्वर्जन कॉस्ट होता है CC, वो क्या हो रहा है, इसके अंदर डायरेक्ट लेबर आ जाता है, प्लस क्या हो जाता है, इसको कहते हैं FOH का आ जाता है, ठीक है ना, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर ये दोनों कॉस्ट बेसिकली क्या आ जाती है, वो आ जाती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये आया था कि विच इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स, XIS, वर्ड, DOCS या DOCX, ठीक है। तो आपका जो D ऑप्शन था वो आपका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। ये कंप्यूटर पोर्शन से बेसिकली वो आया था। फिर ये MCQ आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है ना, 9 है, 2 है, 4 है, 8 है, ठीक है। अब डिवीजन मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर क्या हो जाता है, ये हमेशा क्या हो जाते हैं, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है ना, ये 1 नहीं होता प्राइम नंबर, रादर ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर वो होते हैं, ठीक है, जो कि खुद पे इटसेल्फ, ठीक है ना, इटसेल्फ और 1 पे इसके ऊपर क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं, बाकी किसी भी नंबर के ऊपर ये डिवाइड नहीं होते, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि 1 से ग्रेटर होते हैं, ठीक है, और वो ख़ुद पे डिवाइड होते हैं और 1 पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा वो किसी भी नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं होते। अब ये देखो 9, तो अब मुझे बताओ 9 क्या है, वो 3 के ऊपर भी डिवाइड होता है, 9 क्या है वो ख़ुद के ऊपर भी क्या होता है, वो डिवाइड होता है, 9 1 के ऊपर भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। मैंने क्या बताया कि प्राइम नंबर सिर्फ क्या होता है, अपने ऊपर और 1 के ऊपर क्या होता है, वो डिवाइड होता है, बाकी किसी नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं होता। जबकि 9 तो 3 के ऊपर भी हो रहा है, अपने ऊपर भी हो रहा है, तो ये क्या है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह क्या है 4 है, देखो 4 क्या है, वो 2 के ऊपर भी डिवाइड होता है, 4 क्या है, वो ख़ुद के ऊपर भी डिवाइड होता है, और 4 1 के ऊपर भी डिवाइड होता है। तो ये भी क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि प्राइम नंबर ख़ुद के ऊपर भी डिवाइड होता है और 1 के ऊपर भी डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। अब 8 देखो, 8 क्या होता है, 8 क्या हो जाता है, वो 4 के ऊपर भी डिवाइड होता है, 8 क्या हो जाता है, वो 2 के ऊपर भी डिवाइड होता है,
8 क्या होता है वो ख़ुद के ऊपर भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो ख़ुद के ऊपर तो ठीक है, या 1 के ऊपर डिवाइड वो तो ठीक है, लेकिन किसी और नंबर के ऊपर वो प्राइम नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका ना 9 ए ऑप्शन है, ना 9 है, ना सी ऑप्शन इसमें 4 आता है, ये भी नहीं है प्राइम नंबर, ना 8 है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। आपका सिर्फ क्या होता है, बी क्या होता है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखो ये 2 है, 2 क्या है, वो 2 अपने ऊपर भी डिवाइड होता है, इटसेल्फ अपने ऊपर भी डिवाइड होता है। 2 क्या होता है, ये 1 के ऊपर भी डिवाइड होता है, लेकिन इसके अलावा ये किसी भी नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 2 क्या होगा वो प्राइम नंबर है इन ऑप्शन में से, और यही हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल ये था, ये मैथ्स का था, ठीक है। ये पूछा गया था कि व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट कैन बी ड्रॉन अप इन ट्रूप्स ऑफ 12, 15, 18 एंड 20 एंड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर है उसका आपने बताना है, और वो फिर उसका परफेक्ट स्क्वायर भी आपने बताना है, ठीक है। और ये आपको ऑप्शन क्यों थे, 900, 400, 1600 और 2500। तो रीज़न याद रखो कि इस तरह लिखा हुआ है ना, ये की वर्ड्स है ना, ये देखो ये लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ, ठीक है। ये इसको की याद रखो कि आपने इस केस में बेसिकली किया है, आपने इन नंबर्स का जो आपको गिवन है ना 12, 15, 18 और 20, उनका बेसिकली क्या आपने उनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। 12 है, एक 15 है, एक 18 है और 20 है, ठीक है। उनका आपने बेसिकली क्या है एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये आप की वर्ड जहन में रखिएगा कि व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ, ठीक है। तो डिवीजन सिंपली हम क्या करते हैं, इसको हम एलसीएम के थ्रू क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे, 12, 15, 18 और 20, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, 2 6 12, 2 के ऊपर हम करते हैं, ठीक है ना। एलसीएम तो आपको आता होगा, ठीक है, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको एलसीएम आता होगा, ठीक है। 2 9 इधर 18 हो गया और 2 10 इधर 20 हो गया, ठीक है। फिर हम 2 के साथ जो ना वो जाएंगे, सॉरी ये 2 है, ठीक है, ये 2 है। 2 6 12, 15 डिवाइड नहीं हो 2 के ऊपर, तो ये क्या है 18 तो डिवाइड हो, 2 9 इधर 18 और 2 10 इधर 20, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था परसेंटेज से, बाई सेलिंग अ बाइसिकल for RS 2850 a shopkeeper gains 14%, if profit is reduced to 8% then selling price will be, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर प्रॉफिट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए 8%, तो उसकी क्या बताओ, सेलिंग प्राइस बेसिकली बताओ, ठीक है। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या इसकी सेलिंग प्राइस का फार्मूला आपको जहन में रखो, ठीक है ना। ये बेसिकली पिछले सवाल मैंने सॉल्व किया, इसकी इसे मिलता जुलता है, ठीक है ना। प्लस क्या होगा, ग्रे गेन परसेंटेज हो गया, डिवाइड बाई 100 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपका सीपी हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा आपका ओरिजिनल फार्मूला ये लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें सीपी क्या करना है, हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है वो कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, यहाँ पर तो वो सेलिंग की बात कर रहे हैं ना, कि उसके ऊपर अगर वो सेल करता है तो इसका वो इतना गेन हासिल करता है, ठीक है। तो अब हमने कॉस्ट प्राइस पहले मालूम करनी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन अब हम क्या करेंगे, फार्मूला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाई सेलिंग आ बाइसिकल फॉर RS 2850, ठीक है। यानी इसने सेलिंग प्राइस उसने दी गिवन है वो क्या है 2850 है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि गेन कितना हासिल करता है, वो गेन बेसिकली क्या है वो 14% वो हासिल करता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस का जो है ना गेन वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। मैंने कहा था कि सेलिंग प्राइस में एक लॉस वाला फार्मूला होता है, गेन वाला फार्मूला होता है, ठीक है। बस लॉस में क्या आपने माइनस बीच में लिखनी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस लिखना होता है, बाकी और यहाँ पर लॉस लिखना होता है, ठीक है। क्योंकि हम गेन की बात करें, यहाँ पर वो गेन की बात करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेन परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है ना। वो गेन परसेंटेज कितनी है, वो 14% है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 14 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे वो 100 लिख देंगे, और क्या ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस तो हमने मालूम करनी है ना, और दूसरा क्या है सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। या इसको मैंने इस तरह बस, ठीक है। यहाँ पर अगर इस तरह देखा ना, मैं पहले फार्मूला लिख दूँ, ठीक है ना। 100 प्लस क्या होगा, फिर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है ना। 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा सीपी होगा, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना है, गिवन है यहाँ पर, ये वो कितने हैं 2850, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 2850 सेलिंग प्राइस की जगह लिख देंगे, प्लस 100 और प्लस गेन परसेंटेज कितना है, ठीक है, जो कि सवाल के शुरू में गिवन है, देखो 14%। तो वो क्या होगा 14 हम लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 100 लिख देंगे, और सीपी तो हमने मालूम करनी है ना, ठीक है, क्योंकि फिर हमने यहाँ पर जाके फार्मूले में पुट करनी है, ठीक है। तो सीपी तो हमने यहाँ पर मालूम करनी है, ठीक है। तो अब ये देखो ये क्या हुआ 2850 होगा, 100 यहाँ पर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर यहाँ पर क्या रह जाएगा 14 प्लस 100 प्लस 14 क्या होगा 114 रहेगा, और डिवाइड बटे 100 रहेगा, और ये क्या होगा CP क्या होगा ये होगा। ठीक है, बल्कि सॉरी 100 तो हम यहाँ पर ले गए हैं ना, ये 100 हम यहाँ पर ले गए हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, नीचे नीचे सिर्फ 114 रहेगा 100 प्लस 14। ठीक है, हम क्या करेंगे चूँकि हमने CP फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 114 जो है ना इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब ये जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर वो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की जब दूसरी साइड पे जाएगा 114 तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और पीछे हमारे पास क्या रहेगा CP रहेगा, क्योंकि हमने CP की वैल्यू तो मालूम करनी है। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स ये 2850 को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर डिवाइड बाय 114। ठीक है, या हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे डियर तो हमारे पास क्या आ गया 2500 क्या आ गया, ये हमारे पास कॉस CP आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या आएगा हमारे पास CP आ जाएगा। ठीक है, अब CP हमने मालूम किया है तो हम क्या करेंगे इस फार्मूले में हम फिर क्या करेंगे उसको पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे डियर स्टूडेंट हमने यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमने क्या करना है ये लिख दिया, ये वाला फार्मूला। ठीक है ना, 100 प्लस गेन जो मैंने शुरू में लिखवाया था। ठीक है ना, 100 प्लस क्या होगा गेन परसेंटेज होगा डिवाइड बटे 100 होगा, और CP हमने फाइंड कर दिया है। ठीक है, देखो सवाल में पूछ रहे कि अगर प्रॉफिट 8% रिड्यूस हो जाए तो आप मुझे बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 100 आ गया, और गेन परसेंटेज कितने है ये वाला, देखो ये वो कहते हैं इस प्रॉफिट इज़ रिड्यूस टू 8%। ठीक है, तो ये हम ये वाला लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली 8 आ गया, और नीचे क्या आ गया 100 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय CP कितना है हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, जो मैंने अभी इसको वो कर दिया है रब कर दिया है मिटा दिया है, वो कितना था 2500। ठीक है, वो ऑलरेडी हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया है। तो अब क्या होगा 100 प्लस 8 कितना होगा 108 होगा, डिवाइड बटे क्या होगा वो 100 होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या 2500 और सॉरी 0 और 0 यहाँ पर चले गए हैं, और ये क्या आ गया 108 मल्टीप्लाई बाई 25 आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास CP आ गया। देखो डियर स्टूडेंट जब हम 100 जो है ना वो 108 को, ठीक है ना 108 को अगर हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 2700 रुपीज़। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या होगी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, अगर प्रॉफिट क्या हो जाए 8% को रिड्यूस हो जाए तो उस प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस कितनी होगी वो 2700 रुपीज़ होगी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या था वो B ऑप्शन क्या था वो करेक्ट है 2700। ठीक है, अच्छा फिर मैं बता दूं अगर यहाँ पर वो लॉस को जो है ना बेसिकली यूज़ हुआ है ना फिर आप, ठीक है आपने लकीर फ़कीर नहीं बनना, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ पहले भी मैंने बताया इस तरह के सवाल में कि अगर यहाँ पर लॉस की बात की जा रही है तो फिर क्या होगा यहाँ पर माइनस बीच में यूज़ होगा इस फार्मूले में। ठीक है, और फिर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा गेन की जगह क्या होगा वो लॉस परसेंटेज लिखा जाएगा। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज जितना भी गेन है वो इसकी जगह पुट करेंगे, बीच में फिर क्या आएगा वो माइनस आएगा। ठीक है, अगर गेन होगा तो प्लस गेन आएगा। ठीक है, तो फार्मूले में से थोड़ी सी आपने एडजस्टमेंट फिर करनी है लॉस के केस में। ठीक है, बाकी वही प्रोसेस आपको उसको फॉलो करना है। सवाल पूछा गया था कैपिटल बजटिंग दी टर्म ऑफ बॉन्ड। टर्म ऑफ बॉन्ड का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म हो गया या शॉर्ट टर्म हो गया। ठीक है, तो टर्म ऑफ बॉन्ड विच हैज़ ग्रेटर सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट इज़ अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड, इंटरनल टर्म बॉन्ड या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है वो A है। ठीक है, तो आप देखो स्टूडेंट जो आपके जो बॉन्ड्स है ना लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ठीक है ना लॉन्ग टर्म जो आपके पास बॉन्ड्स है, ठीक है ये अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड्स क्या होती हैं। ठीक है, जो मैनेजमेंट साइंस है जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है या जो कॉमर्स का नहीं है उनको नहीं पता। बॉन्ड बेसिकली डेशन क्या हो जाते हैं वो आपके डेट क्या हो जाते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है ना, जिनको बेसिकली कंपनी इशू करती है। कौन करती है, कंपनी होगी या गवर्नमेंट भी इशू करती है। ठीक है, तो कंपनी क्या है वो इशू करती है ताकि वो क्या करे अपनी फाइनेंस को जनरेट करने के लिए, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए ये बॉन्ड बेसिकली क्या है जिसको हम डेट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, ये बेसिकली क्या है वो इशू करती है ताकि वो अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जनरेट करने के फाइनेंस को जनरेट करती है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेडिशन जितना भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड होगा ना वो क्या होगा इतना ही क्या होगा वो क्या होगा सेंसिटिव होगा इंटरेस्ट रेट को। ठीक है ना, ठीक है जितना भी आपका ठीक है मतलब शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में क्या हो रहा है बॉन्ड इतना इंटरेस्ट रेट के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जितना ड्यूरेशन ज़्यादा लॉन्ग होगा तो ये चांसेस है कि वहाँ पर
इंटरेस्ट रेट क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए। और आपको पता है कि जब इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, चेंज होता है, तो इसकी वजह से जो आपकी बॉन्ड की वैल्यू है, ठीक है ना, ये हम कहते हैं प्राइस ऑफ द बॉन्ड, वो क्या हो जाती है, वो चेंज होती है, इफेक्ट होती है। जैसे ये दोनों का रिलेशन के इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड की वैल्यू के, इनका इन्वर्स बेसिकली क्या है, वो एक रिलेशन है। जैसे आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है, बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक है। जैसे आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है, सॉरी, जैसे आपका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होता है, तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो दोनों का क्या है, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड की वैल्यू या बॉन्ड की जो प्राइस है, ये इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। तो जितना भी बॉन्ड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का बॉन्ड होगा, 10 साल के लिए होगा, 15 साल के लिए होगा, 20 साल होगा, इतना ही क्या होगा, वो इट इज़ सब्जेक्टेड टू, वो क्या होगा, उनकी इफेक्ट होगा इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से, ठीक है। अब एक बॉन्ड है जिनका जो ना ड्यूरेशन 1 साल है, तो वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर इतना, वो इंटरेस्ट रेट की चेंज होने से उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता ना, बहुत ही कम ही चेंज होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। इसकी वजह से हम कहते हैं कि आपका जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ग्रेटर सेंसिटिविटी रखता है इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज़ होता जाता है बॉन्ड का, तो वो क्या हो जाता है, वो इंटरेस्ट रेट की जो सेंसिटिविटी है, वो क्या हो जाती है, इनकी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट इस ड्यूरेशन में, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में चेंज भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी बॉन्ड की वैल्यू इफेक्ट होती है। लेकिन शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, वो इतना चेंज नहीं होती, क्योंकि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में क्या हो जाता है, जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है मोस्टली क्या हो जाता है, वो फिक्स होता है, वो इतना इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो आप होपफुली, आपका जो मेरा जो पॉइंट है, जो मैं कहना चाहता हूँ, वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर ये सवाल आया था जो जॉब रिलेटेड पार्ट है कि नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स लेस, ठीक है। ये 2020 में आया था, ये जॉब रिलेटेड पार्ट में, नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स लेस सेल रिटर्न एंड अलाउंसेज, सेल्स एंड डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट एंड सेल अलाउंसेज, या क्या होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है ना, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो डेढ़ ये आप याद रखो कि आपका जब सेल्स है, ठीक है ना, जो यानी इसका हम टोटल सेल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से आपका जो सेलर है, ठीक है ना, यानी बेचने वाला है, ठीक है, वो हमेशा क्या करते हैं, उसमें से हमेशा सेल्स रिटर्न बेसिकली क्या होते हैं, वो माइनस की जाती है। सेल्स रिटर्न क्या हो जाता है, मिसाल के तौर पर सेलर ने एक चीज़ बेच दी है, ठीक है, अब क्या किया है, कुछ टाइम के बाद क्या किया, सेलर ने वो चीज़ उसको वापस कर दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो सेलर क्या करता है, जो इसने टोटल सेल में से आपका करता है, वो सेल रिटर्न माइनस करता है, क्योंकि ये उनका सेल तो नहीं होता ना, क्योंकि एक कस्टमर ने 100 रुपये की एक चीज़ इसने भेजी थी, ठीक है ना, और वो बेसिकली बायर ने इसको वापस कर दिया 100 रुपये की, तो ज़ाहिर है वो टोटल सेल में से उसको माइनस करेगा ना, क्योंकि वो जब कस्टमर ने उसको वापस कर दिए, तो अब उसका सेल का ये पार्ट तो नहीं रहा ना, तो अब क्या करके ये माइनस किया जाएगा, ठीक है, ये सेल रिटर्न होता है, ठीक है। फिर क्या होगी, इसमें से क्या होगा, टोटल सेल्स में से क्या होगी, आपका सेल्स जो है ना, वो डिस्काउंट भी माइनस होता है, ठीक है। सेल्स डिस्काउंट को तो आपको पता है एक चीज़ क्या है, वो 100 रुपये की है, ठीक है। कस्टमर कहता है, सॉरी, सेलर कहता है कि मैं आपको क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्या करते हैं, मैं आपको 10% क्या करता हूँ, मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, तो ठीक है। तो इसका मतलब 10% 100 के ऊपर 10% डिस्काउंट कितना बनता है, इसका मतलब ये है कि बायर ने 90 रुपीज़ क्या करते हैं, उसको पेमेंट करनी है, और 10 रुपीज़ क्या होगा, उनको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, ये आपका सेल डिस्काउंट होता है। तो सेल डिस्काउंट भी क्या हो जाता है, टोटल सेल में से क्या होता है, आपका जो सेलर होता है वो माइनस की जाती है, ठीक है। यहाँ पर सेल, यहाँ पर सेल का मतलब ये टोटल सेल्स, ठीक है। फिर आ जाती है डेस्टून सेल्स अलाउंस, ठीक है ना, सेल्स अलाउंस भी क्या हो जाती है, आपकी टोटल सेल्स में माइनस की जाती है। ये तीनों फिगर बेसिकली क्या माइनस की जाती है, तब जाके क्या हो जाता है, आपका नेट सेल्स निकल के आता है, ठीक है। अब सेल डिस्काउंट क्या, सॉरी, सेल अलाउंस क्या है, ठीक है ना, अलाउंस कहते हैं, ठीक है, ये क्या है। अब ये देखो मिसाल पर क्या, सेलर ने क्या कि एक प्रोडक्ट जो है ना 100 रुपये का क्या इसने उसने बेच दिया है, ठीक है, बायर को, लेकिन बायर ने 100 रुपये अभी तक इसको पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब क्या किया, बायर ने जो प्रोडक्ट क्या किया ले लिए हैं, लेकिन बाद में बायर को पता चला कि ये तो इसमें डिफेक्ट है, उस प्रोडक्ट में क्या है, डिफेक्ट है, उसमें कोई फॉल्ट है। तो अब क्या करना चाहते हैं, बायर क्या सेलर को वापस करना चाहता है, लेकिन सेलर कहता है आप इस तरह करें, इस प्रोडक्ट को क्या करें, आप अपने पास रखें, ठीक है, आप क्या करें, मुझे आप पेमेंट करें 100 की बजाय आप क्या करें, इसके बदले में आप मुझे क्या करें 60 की क्या करें, वो पेमेंट करें, ठीक है। यानी एक चीज़, एक प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपीज़, मैं दोबारा समझाता हूँ, सेलर ने क्या किया, बायर को बेच दिया है, अभी बायर ने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, लेकिन बाद में बायर उसको ले गया है, बायर को पता चला है
2-3 दिन बाद, 1 दिन बाद कि इसमें कुछ डिफेक्ट है, कुछ फॉल्ट है। अब बायर क्या है, सेलर को वो क्या है उसको वापस करना चाहता है, ठीक है। तो सेलर उसे कहते हैं कि आप इस तरह करें कि इस प्रोडक्ट को अपने पास रखें, ठीक है। आप मुझे क्या करें, 100 की बजाय क्या करें, इस प्रोडक्ट के बदले में आप मुझे 60 रुपये की क्या करें वो बेसिकली पेमेंट कर दें, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये सेल अलाउंस होता है। मैं इसको डेफिनेशन रिपीट बताता हूँ। सेल अलाउंस अकर्स when customer agree to keep some defective item in return for reduction in selling price, ठीक है। मैं दोबारा इसकी डिफिनेशन मैं रिपीट करता हूँ कि सेल अलाउंस क्या होता है। इट हैपन्स व्हेन कस्टमर एग्री टू कीप डिफेक्टिव आइटम इन रिटर्न फॉर रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये सुन, तो सेलर उनको क्या करता है, एक्चुअल प्राइस में उसको रिडक्शन दे देता है और कहता है उसके आप 100 की बजाय मुझे 60 रुपया मुझे पे करें और उस प्रोडक्ट को आप अपने पास रख दें, ठीक है। सेलर कहता है बायर को। ये सुन, तो ये तीनों जब आप टोटल सेल्स में माइनस करेंगे तो सेल डिस्काउंट हो गया, सेल रिटर्न हो गया और सेल अलाउंस हो गया, तो आपका क्या आ जाता है, ये नेट फिगर आ जाता है। ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट और सेल अलाउंस। सवाल पूछा गया था, इन द एग्ज़ाम 45% स्टूडेंट फेल्ड एंड 550 स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम वर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, सपोज करते हैं कि क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं, लेट करते हैं। टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, कोई भी है, XYZ आप रख दें, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर वो लिखा है, कहते हैं कि 45% स्टूडेंट फेल हुए, जिसका मतलब ये है अगर 45% फेल हुए हैं तो पास स्टूडेंट की जो है ना वो रेशो बेसिकली पास स्टूडेंट की जो है ना वो परसेंटेज फिर कितनी होगी, तो ज़ाहिर है फिर वो क्या होगी, वो 55% होगी, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, और आगे वो कहते हैं कि अच्छा उसने क्या किए, पास स्टूडेंट वर सक्सेसफुल 55% 550, और इसने क्या किए, पास स्टूडेंट की वो दिए हैं वो दिए नंबर दिए हैं, पास स्टूडेंट्स कितने हैं, वो कितने नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स, वो 550 है। तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कि क्या है, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास हुए हैं परसेंटेज की फॉर्म में, वो 55 हुए हैं, 55% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 55% मल्टीप्लाई बाई एक्स है, एक्स कितना है, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 55% मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 550, और 550 बेसिकली क्या है, वो आपके नंबर ऑफ क्या है, पास स्टूडेंट्स है, वो क्या है 550 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बीच में इक्वल का निशान डाल दिया और हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में क्या किया, वो कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। देखो 55% कैसे आया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन एग्ज़ाम 45% स्टूडेंट फेल, तो ज़ाहिर है जब 45% स्टूडेंट फेल हुए तो इसका मतलब ये पास कितने हुए, 55% पास हुए हैं, ठीक है। और उसने यहाँ पर तादाद बता दिया कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सक्सेसफुल कितने हुए, पास कितने हुए, वो क्या है 550 है, और पास स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी है, वो 55% है। और हमने क्या किया, यहाँ पर इसने खुद बताओ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की तादाद बताओ, तो टोटल स्टूडेंट की तादाद का हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, उसको सपोज किया को क्या है वो एक्स है, XYZ है, जो भी आप रख दे, ठीक है। तो अब क्या किया, हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। 55% मल्टीप्लाई बाई 100, यानी क्या किया, जितने स्टूडेंट की रेशो पास हुई हैं ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, और इक्वल टू 550, ठीक है। तो ये मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि शायद किसी को समझ ना आ जाए, तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। 55% डिवाइड बाई 100 हो गया, मल्टीप्लाई बाई एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, 550 आ गया। तो ये क्या हो गया, 55 के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, 55x बन जाएगा, डिवाइड बाई 100 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 550 आ गया, ठीक है। 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये इक्वेशन की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस साइड पे 55x आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, 550 मल्टीप्लाई बाई क्या आ गया, यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है। अब ये देखो 550 के साथ जब हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये फिगर आ गया, यूनिट 10,000 हमारे पास 55,000 आ गया, और यहाँ पर क्या हमारे पास 55x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x क्या करेंगे, हम इसको इस साइड पे छोड़ देंगे, और 55 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की जब दूसरी साइड पे चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 55 क्या हो जाएगा, वो आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो ये 55 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया और पीछे कितने रह गए, 3 ज़ीरो बेसिकली रह गए। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू क्या होगी, वो 1000 होगी। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर मैंने RS लिख दिया, मैंने गलती से, ये RS नहीं है, ये बेसिकली तादाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये RS नहीं है, अमाउंट नहीं है, बल्कि ये तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो अब ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये एक्स क्या आ गया। ठीक है, ये एक्स क्या आ गया, ये इसने क्या है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्या आ गया, हमारे पास ये स्टूडेंट्स आ गए हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, फाइंड किया। यहाँ पर सवाल में हमने खुद सपोज किया था कि हमारे पास क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, वो एक्स है। ठीक है, और सवाल में यही पूछा था कि बताओ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम में कितने अपीयर हुए। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की वो 1000 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये क्या होगा, इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पूछा गया था कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल MAO कॉलेज वाज अपग्रेडेड टू कॉलेज इन द ईयर ऑफ। ठीक है, MAO स्कूल वाज अपग्रेडेड टू कॉलेज इन द ईयर ऑफ। तो इनका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो ये है। ठीक है, 1877 में स्कूल से कॉलेज बनाया बनाया गया था। और इसमें ये है कि जो 1875 में आपका जो स्कूल है MAO स्कूल क्या किया गया था, उनको सेटअप किया गया था। ठीक है, और उनको किसने सेटअप किया गया था, MAO कॉलेज हो गया या स्कूल हो गया, इनको सर सैयद अहमद ख़ान ने। ठीक है ना, ये भी आप क्या करें, याद रखें, सर सैयद अहमद ख़ान ने उनको सेटअप किया गया था। ठीक है, फिर आ जाता है कि ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो मोहम्मदन MAO जो कॉलेज था, कौन से एरिया में, तो आप याद रखो कि ये अलीगढ़ में। ठीक है ना, ये प्लेस भी आप साथ आप माइंड में रखें। ठीक है, अलीगढ़ में उसको स्टार्ट किया गया था सर सैयद अहमद ख़ान ने। और स्कूल से कॉलेज में क्या किया था, उनको 1877 में उसको अपग्रेड किया गया था। ठीक है, और MAO, ठीक है ना, MAO स्कूल कब सेटअप किया गया था, वो 1875 में इसको सेटअप किया गया था। ठीक है, जिसको बाद में 1877 में जाके उनको अपग्रेड किया गया कॉलेज में। ठीक है, जीके से ये सवाल आया था कि व्हेन मुस्लिम लीडर प्रेजेंटेड प्लान ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर देयर कम्युनिटी टू वायसराय लॉर्ड मिंटो। ठीक है, ये डेट आपसे पूछा गया था। तो वो क्या था, 1 अक्टूबर 1900 को उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मुतालबा था, उन्होंने वायसराय लॉर्ड मिंटो को प्रेजेंट किया था मुस्लिम लीडर्स ने। ठीक है, तो ये डेट का पूछा गया था। ठीक है, अच्छा, फिर ये MCQs पूछा गया था कि आपका जो मॉनसून सीज़न है, ठीक है ना, मॉनसून सीज़न है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है। तो याद रखो डियर स्टूडेंट, ये जुलाई से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, मंथ ऑफ जुलाई से, और सितंबर में बेसिकली जाके एंड होता है। ठीक है, सितंबर में एंड होता है और जुलाई में आपका क्या होता है, उनको बिगिन होता है या स्टार्ट होता है। ठीक है, मॉनसून सीज़न। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही है। ठीक है, हमने इस वीडियो में डिटेल के साथ 2020 का पास पेपर डिस्कस किया है। ठीक है, इसके अलावा डियर स्टूडेंट, इस पास पेपर का एक प्लेलिस्ट मैंने अलग बनाया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर मैंने इसके ऊपर मैंने इस प्लेस जिसके अंदर जितने भी पास पेपर मैंने डिस्कस किए हैं वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, 2024 के, 2020 के, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।